गोल्डन रंग की कढ़ाईदार साड़ी का पल्लू उसने सलीके से कंधे पर सेट किया और खुद को आईने में देखा। बालों में क्लेचर लगाकर उसने उन्हें खुला छोड़ा हुआ था। बड़े बड़े झुमकों के साथ सुर्ख होठों को आपस में दबाए वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। खुद को आईने में निहारते हुए उसने पलटकर प्राची को आंख मारी। नजर ना लगे कहो लड़की। और प्राची जो पिछले आधे घंटे से उसकी अदाएं देख रही थी, मुस्कुराकर सिर हिलाने लगी। तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, कहते हुए वह हाथ झाड़कर उठ खड़ी हुई। आज शाम एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी और इस नेहा दोपहर से ही पूरी तैयारी के साथ प्राची के सिर पर सवार थी। प्राची ने ही उसे फोन करके कहा था कि जल्दी आ जाए ताकि यहीं तैयार हो सके। वो प्राची की दोस्त और उसके पापा की बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। वैसे भी उसकी पूरी फैमिली इनवाइटेड थी। मोहित शर्मा के आने की खुशी में यह पार्टी बिमल साहब की तरफ से रखी गई थी और इस मौके पर उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ सभी बिजनेस फ्रेंड्स को भी बुलाया था। तुम्हारे भाई की तो मुझे देखकर सांस ही अटक जाएगी, इस नेहा ने शरारत से कहा। प्राची ने आंखें घुमाकर उसे देखा। अगर किसी दिन मोहित भैया ने सुन लिया ना तो सच में कयामत आ जाएगी। वैसे आज तो तुम उनके कमरे में उनका सिर खाने भी नहीं गई, प्राची ने हैरानी भरे लहजे में कहा, जबकि हफ्ते भर से वह यहाँ आ चुके हैं और तुम आते ही सबसे पहले उन्हीं को देखने चली जाती हो। प्राची की बात सुनकर स्नेहा ने अपने बाल पीछे किए। आईने में खुद को देखते हुए दिलकश मुस्कान के साथ होठों को दांतों में दबा लिया। इस बार मैं चाहती हूँ कि वो मुझे खुद ढूंढते हुए मिले। उसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। प्राची खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेहमानों के आने से पहले स्नेहा ने एक दो बार किचन में भी झांक लिया। एक बार नीचे मोहित से आमना सामना भी हुआ, लेकिन वह नजरें फेर कर निकल गया और स्नेहा को बुरी तरह बुरा लगा। उस वक्त वह मोहित के कमरे के बिल्कुल पास खड़ी थी जब प्राची ने कंधे उचकाकर उसकी चुप्पी की वजह पूछी और स्नेहा ने बाजू सीने पर बांध लिए। तुम्हारा भाई मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं देखे जाने के काबिल हूँ? जरा मेरे लंबे बाल देखो, लड़के मुड़ मुड़ कर मुझे देख रहे हैं। मेरे अंदाज को देखो, फिर तुम्हारे भाई को क्या परेशानी है? वह सच में उलझन में थी। प्राची ने धीमे से कहा, तुम भैया के कमरे के पास खड़ी हो, धीरे बोलो और हर वक्त उनके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुम्हें पता है वो कितने गंभीर स्वभाव के हैं। प्राची के कहने के बावजूद स्नेहा बेफिक्र खड़ी रही, क्योंकि उसे पता था कि मोहित अपने कमरे में नहीं है। वह पहले ही नीचे जा चुका है, लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि वह न सिर्फ कमरे में था बल्कि दरवाजा खोलकर बाहर आ चुका था और अब बाहें बांधे उसकी सारी बातें सुन रहा था। स्नेहा प्राची को खरी खोटी सुना रही थी और प्राची बस घबराई हुई उसे देखे जा रही थी। आफत सिर पर थी। स्नेहा की तो जान ही निकलने वाली थी, इसीलिए प्राची ने वहां से खिसक जाना ही बेहतर समझा। स्नेहा ने जैसे ही पलट कर देखा, उसकी धड़कन वहीं थम गई। जान गले तक आ चुकी थी। मोहित बिल्कुल सामने खड़ा था और उसकी हर बात सुन चुका था। नजरें झुकाकर उंगलियां चटकाते हुए वह पीछे हटने ही वाली थी कि मोहित ने आगे बढ़कर उसकी नाजुक कलाई पकड़ ली। उसके गंभीर चेहरे के भाव खतरनाक लग रहे थे। वह उसे अपने कमरे में ले गया और दीवार से लगाकर खुद थोड़ा सा झुका। इतनी नजदीकी में स्नेहा का रंग उड़ गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। हथेली उठाकर उसने मोहित के कंधे पर रखी और दोनों के बीच फासला बनाया। आखिर क्यों तुम इतनी बेचैन हो? उसकी आवाज में सख्ती थी। स्नेहा की सारी शरारत और नखरे गायब हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से उसने सूखा हुआ गला साफ किया। मोहित उसकी हालत देखकर थोड़ा पीछे हटा और अलमारी खोलकर सारे लेटर और ग्रीटिंग कार्ड निकालकर फर्श पर फेंक दिए। स्नेहा ने झटके से सिर उठाया, यानी वह इन सब बातों से पहले से ही वाकिफ था। अभी 3 दिन पहले ही उसने एक लेटर उसके तकिए के नीचे रखा था और इसी वजह से वह उसके सामने आने से बच रही थी। पिछले 5 सालों से वह यहाँ नहीं था और इन 5 सालों में हर खास मौके पर वह उसके नाम का लेटर या कार्ड उसके कमरे के किसी न किसी कोने में छुपा देती थी।
और आज वही सारी चीजें उसके सामने फेंकी हुई थी और वह बाहें बांधे उसे अजीब नजरों से देख रहा था। यह सब क्या है? क्या तुम अपनी बात मुंह से कहोगी? इस बार उसका लहजा थोड़ा नरम था और उसी नरमी से उसे थोड़ी हिम्मत मिली। सिर उठाकर उसने हिम्मत जुटाते हुए मोहित शर्मा की आंखों में देखा। लव लेटर है, आपको पढ़ना नहीं आता तो फिर एक लेटर उठाओ और मुझे पढ़कर सुनाओ, पता तो चले कि जो मैं नहीं पढ़ सकता वो तुम कैसे पढ़ती हो। बाहर से जितनी बेफिक्र दिख रही थी, अंदर से उसकी रूह कांप रही थी। दिल की बेकाबू धड़कनों के साथ उसने सिर झुकाया और खुद को संभालने की कोशिश की। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? 22 साल। मुझे देखो, तुमसे 4 साल बड़ा हूँ, फिर भी इतनी बेचैनी नहीं है जितनी तुम्हें है। वह उसके सच्चे जज्बातों को गलत मतलब दे रहा था। अपमान से उसकी आंखें भर आईं। तभी मोहित ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और वह लड़खड़ाकर उससे टकरा गई। मुझे तुम्हारी इस बनावटी अदाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह मेरे सामने घूमती रहोगी तो मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाओगी। यह कहते हुए उसने हद पार कर दी। स्नेहा ने सिसकते हुए सिर उठाया और सख्ती से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर धकेल दिया। मैं आपसे प्यार करती हूँ मोहित, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें। आज से पहले वह कभी किसी के सामने इतनी शिद्दत से नहीं रोई थी। मोहित ने झुककर सारे कार्ड और लेटर उठाए और उसके मुंह के सामने फेंक दिए। प्यार व्यार सब बेकार है। जाओ तुम और तुम्हारी खूबसूरती, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। इससे ज्यादा अपमान और इससे बुरा व्यवहार उसने कभी नहीं देखा था। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींचकर कुचल दिया हो और उस दर्द में उसके सारे एहसास बहते जा रहे थे। भरी आंखों से उसने उसे एक बार देखा और कमरे से बाहर निकल गई। फिर सीढ़ियां लगभग भागते हुए उतरी। उसकी हाई हील्स की टिक टिक पूरे घर में गूंजती रही, मगर उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उस दिन मोहित को पूरा यकीन था कि आज के बाद स्नेहा कम से कम उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगी। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे लगा जो उसने किया ठीक किया। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को ध्यान से देखा और एक पल के लिए उसकी रोती हुई आंखें याद आईं। दिल में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन अगले ही पल उसने उस दर्द पर मुस्कुराहट का पर्दा डाल दिया। उसके हिसाब से स्नेहा यही सब डिजर्व करती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके लिए उस दिन के बाद प्यार नाम की कोई चीज नहीं बची थी, जबकि स्नेहा बचपन से, जब से उसने होश संभाला था, उसके प्यार में जी रही थी। उसे खुद भी ठीक से याद नहीं कि कब मोहित शर्मा उसकी धड़कनों में बस गया। कच्ची उम्र के जज्बात कब गहरे रंगों में ढल गए और उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गए, इसका अंदाजा उसे नहीं था। मगर उसे इतना यकीन जरूर था कि जिस मुकाम पर उसकी मोहब्बत खड़ी है, मोहित के अलावा अगर कोई और उसकी जिंदगी में आएगा भी तो वह उसे कभी वह जगह नहीं दे पाएगी। और फिर संगीता जी की वो ख्वाहिशें जो उसे देखते ही मुस्कुराकर अपनी होने वाली बहू कह देती थीं और उसके दिल के तार छिड़ जाते थे। आज वही शख्स क्या क्या कह गया था। उसकी मोहब्बत से कौन वाकिफ नहीं था? बिमल साहब, संगीता जी, प्राची, बल्कि खुद मोहित भी। लेकिन उस दिन उसने पक्का फैसला कर लिया था कि अब वह खुद कभी उसकी राह में नहीं आएगी, दोबारा उसके घर की दहलीज पार नहीं करेगी, जब तक कि उसकी शादी उसके साथ ना हो जाए। अगर उसकी किस्मत में होगा तो वह उसे मिल जाएगा, लेकिन अब वह कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसकी कोशिशों को गलत नज़र से देखा जा रहा है तो ऐसी कोशिश छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि किरदार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगले 3-4 दिनों तक उसने किसी से भी संपर्क नहीं किया, यहाँ तक कि प्राची के फोन का भी जवाब नहीं दिया। एक दिन प्राची संगीता जी के साथ किचन में काम कर रही थी, तभी संगीता जी ने स्नेहा के बारे में पूछा। स्नेहा आजकल दिखाई नहीं दे रही, क्या तुमसे नाराज है? सलाद ट्रे में सजाते हुए प्राची ने उसकी तरफ देखा। नहीं मम्मी, उसने मैसेज किया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। संगीता जी बहुत समझदार और संवेदनशील थी, खासकर बच्चों के मामलों में। उन्होंने कहा, मैं और तुम्हारे पापा इसी हफ्ते उनके घर जाने का सोच रहे हैं, मोहित के लिए स्नेहा का रिश्ता मांगने। यह सुनते ही प्राची का चेहरा खुशी से खिल उठा। सच में मम्मी,
आपने भैया से बात कर ली? नहीं, अभी नहीं की, आज शाम बात करूंगी। मुझे नहीं लगता मोहित को कोई ऐतराज होगा। बहुत प्यारी बच्ची है। संगीता जी को हमेशा स्नेहा में अपनी बहू की झलक दिखती थी। आप सही कहती हैं मम्मी, और वो भी तो भैया को बहुत पसंद करती है। ये बात कौन नहीं जानता। उसकी आंखों से झलकती मोहब्बत का पैगाम सबने पढ़ लिया था, सब समझते थे। वह बोलती आंखों वाली लड़की बस मोहित की बेरुखी देखकर खामोश हो गई थी। आगे क्या होगा यह तो किस्मत के फैसले पर ही निर्भर था। उधर कैफे के एक कोने में हल्की सी चहल पहल के बीच कॉफी का मग हाथ में लिए मोहित सामने बैठी रितिका मल्होत्रा को दिलचस्पी से देख रहा था। स्टाइलिश हेयर कट और सलीकेदार कपड़ों में रितिका अपने करियर के बारे में उत्साह से बात कर रही थी और मोहित ऐसे सुन रहा था जैसे दुनिया का सबसे दिलचस्प किस्सा वही हो। यूनिवर्सिटी के दिनों से ही रितिका उसे बहुत आकर्षक लगती थी। क्लास की टॉपर और सबकी चहेती, जिस पर कभी उसका हल्का सा क्रश भी था। बिजनेस से जुड़ने के बाद पिछली कुछ मीटिंग्स में फिर से उससे मुलाकातें हुई और यूं एक बार फिर उनकी दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया था। रितिका के बारे में जानकर, उसकी सलीके से सजी शक्ल और आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर मोहित का पुराना क्रश एक बार फिर जाग उठा। उसे यह ख्याल घेरने लगा कि रितिका जैसी समझदार और संजीदा शख्सियत अगर उसकी जिंदगी के साथ चल दे तो सब कुछ कितना मुकम्मल हो जाएगा। वैसे मोहित खुद भी किसी से कम नहीं था। तीखी आंखों और आकर्षक व्यक्तित्व वाले उस लड़के पर घर और बाहर जाने कितनी लड़कियां मर मिटती थीं। कॉलेज के दिनों में भी कई लड़कियां उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थीं, मगर उसने हमेशा अपनी हदें बनाए रखी क्योंकि वो टाइम पास के लिए रिश्ते बनाना पसंद नहीं करता था। लेकिन रितिका के मामले में बात कुछ अलग थी। शादी के बारे में क्या सोचा है? मोहित ने हल्के मजाक में पूछा। कहीं भाग दौड़ में उम्र ही ना निकल जाए। रितिका इस बेफिक्री भरे सवाल पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कोई बात नहीं, अगर बूढ़ी हो गई तो तुम्हें ही चुन लूंगी। मतलब जवानी में कोई चांस नहीं? मोहित ने भौं उचकाई और रितिका फिर हंस पड़ी। ऐसा बिल्कुल नहीं। उसने आंखें जरा ज्यादा खोल दी। मोहित मुस्कुराते हुए सिर झुका गया। रितिका जैसी इंसान अगर साथ हो जाए तो वाकई जिंदगी में 4 चांद लग जाएं। वैसे तुम्हारा क्या इरादा है? रितिका ने पूछा। पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो, जरूर कोई नजर में होगी। वो दोनों उठकर पार्किंग में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़े और रितिका की इस बात पर मोहित की आंखों के सामने अचानक वह मासूम सा रोता हुआ चेहरा घूम गया। उसने झटके से सिर झटका। उस वक्त उस ख्याल का आना ठीक नहीं था। अभी तो यही प्लान है कि तुम्हें ड्रॉप करके घर जाऊं। कहते हुए उसने रितिका के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। रितिका सिर झुकाकर बैठ गई। दूसरी तरफ उसी वक्त फोन पर प्राची की आवाज आई। तुम्हें पता है, इस हफ्ते मम्मी पापा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आने वाले हैं। मोहित भैया के लिए मम्मी आज रात उनसे बात करेंगी। पूरे 1 हफ्ते बाद स्नेहा से बात हो रही थी और उम्मीद के पलट वह चुप हो गई। क्या हुआ? प्राची ने धीमी आवाज में पूछा। खुशी से बोल नहीं पा रही या इसलिए रिएक्ट नहीं कर रही क्योंकि तुम्हें लगता है भैया मना कर देंगे? उसकी आवाज में हताशा साफ छलक रही थी। तुम इतनी मायूस क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राची ने उसे ढांढस दिया। प्राची की तसल्ली पर भी उसके होठों पर बस एक उदास सी मुस्कान आई। अगर भैया मान जाएं तो तुम्हारी तरफ से क्या जवाब होगा? प्राची ने सवाल किया। उंगली में कुछ लपेटते हुए वह जैसे उसका इंटरव्यू ले रही थी। स्नेहा कुछ पल खामोश रही, फिर गहरी सोच के बाद उसके होंठ हिले। मोहित शर्मा को लेकर मेरे जज्बात सिर्फ एक ही हाल में खामोश होंगे, जब मौत उन्हें खामोश कर दे। यह कहकर उसने कॉल काट दी। प्राची काफी देर तक मोबाइल को देखती रह गई। उसकी मोहब्बत अब जुनून का रूप ले रही थी। उसे इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं मोहित इस रिश्ते से मना न कर दे और वह हमेशा के लिए टूट न जाए। वो यही चाहती थी कि मोहित भैया हाँ कर दें, किसी की मोहब्बत मुकम्मल होने के मुकाम तक पहुंच जाए। मम्मी, आप भी कमाल करती हैं, मोहित थोड़ी खींच के साथ बोला। स्नेहा का रिश्ता मेरे लिए मांग रही हैं। उसने नाराजगी में मुंह बढ़ाया। और मुझे तुमसे यही उम्मीद है
कि तुम हाँ के अलावा कुछ नहीं कहोगे। संगीता जी ने साफ कहा, मैंने स्नेहा को हमेशा तुम्हारी पत्नी के रूप में देखा है। आज तक उसने माँ की किसी बात से इनकार नहीं किया था। वह उस पर मना करना चाहता था, लेकिन उलझन में उसने एक नज़र अपने पिता बिमल साहब पर डाली। उनके चेहरे की तसल्ली साफ बता रही थी कि वे भी राजेश अंकल के साथ सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि यह रिश्ता भी जोड़ना चाहते हैं। उसे लगा जैसे चारों तरफ से घेर लिया गया हो। न जाने क्यों उसके दिल को पूरा यकीन था कि जिस तरह उसने पिछले दिनों स्नेहा को अपमानित किया था, वह कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। और अगर गलती से हाँ करने की हिम्मत भी कर ले तो वह एक कॉल करके साफ कह देगा कि उसे उसकी मंजूरी की जरूरत ही नहीं है। ऐसी लड़कियों को इमोशनल दबाव में लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। यह सोच उसके जहन में पल भर में आ गई। वह क्यों माँ बाप को नाराज करे और खुद मना करके सारा बोझ अपने सिर ले। यहाँ भी उसने चालाकी से काम लिया। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें, पता कर लीजिए, कहते हुए वह घुटनों पर हाथ रखकर उठा और कमरे से बाहर चला गया। पीछे मुड़कर माँ बाप के मुस्कुराते चेहरों को देखना उसने जरूरी नहीं समझा, जबकि घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। संगीता जी जो 2-3 दिन बाद जाने का सोच रही थी, उन्होंने अगले ही दिन की तैयारी कर ली। प्राची, संगीता जी, बिमल साहब तीनों राजेश साहब के घर पहुंचे। उन्होंने आने का मकसद साफ बताया और राजेश साहब जैसे पहले से ही सब समझते थे। आप हमारी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हम मोहित को, उन्होंने इत्मीनान से कहा, लेकिन फिर भी बच्चों की रजामंदी और सोच विचार के लिए मुझे कुछ दिन चाहिए। मैं स्नेहा से बात कर लूं, फिर आपको खुद कॉल करूंगा। बहुत समझदारी से उन्होंने बात को संभाल लिया। जब प्राची ने यह सब स्नेहा को बताया तो वह हैरान रह गई। यानी मोहित ने जुबान से इनकार किया था, यह मानना उसके लिए मुश्किल था। उसी रात करीब 10 बजे उसके मोबाइल पर मोहित के नंबर से कॉल आई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह कुछ पल मोबाइल को अविश्वास से देखती रही। स्क्रीन पर चमकता नाम नया नहीं था, लेकिन यह भरोसा करना मुश्किल था कि वह खुद उससे बात कर रहा है। वही इंसान जो उसका नाम सुनना तक पसंद नहीं करता था। दिन भर जो खुशफहमियां उसके दिल में जन्म लेती रहीं, उन पर जैसे अब यकीन की मोहर लग गई थी। कांपती उंगलियों से उसने कॉल रिसीव की और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से बहुत गंभीर आवाज में उसका नाम लिया गया और उसकी आंखें बेवजह भर आईं। गला जैसे भर सा गया। बड़ी मुश्किल से उसने धीमी आवाज में कहा, जी कहिए, कैसी हो? उसने सवालिया लहजे में पूछा। सारा गुस्सा और सारी नाराजगी जैसे एक झटके में शांत हो गई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने बेहद नरम और टूटे हुए लहजे में कहा और उसी पल आंसू फिसलकर उसके गालों पर बहने लगे। सुर्ख गाल भीग गए। यह सच था कि खूबसूरती के मामले में वह किसी से कम नहीं थी। मोहित शर्मा के आसपास रहने वाली तमाम लड़कियों से कहीं ज्यादा दिलकश और खूबसूरत थी स्नेहा, लेकिन शायद मोहित की नजरें उसके अलावा हर किसी पर टिक जाती थीं। मम्मी और पापा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आए थे, वह हमेशा की तरह ठंडे और हावी होते लहजे में बोला। फोन पर बात हो रही थी, फिर भी उसकी आवाज उसे इस कदर घेर रही थी कि उसे लगा वह उसके बिल्कुल पास खड़ा बोल रहा है और उसकी हर बात उसकी धड़कनों पर असर कर रही है। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस पर क्या जवाब दे। बस खुशी ने उसके चेहरे को जकड़ रखा था। तभी उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मना कर दो। और यह सुनते ही जैसे उसके सिर पर बम फट गया। सारी खुशियां पल भर में बिखर गईं। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वह बेड पर बैठ गई। उसकी तरफ से छाई खामोशी महसूस कर उसने फिर से उसका नाम लिया। उस इंसान की जुबान से अपना नाम सुनना उसे अब भी उतना ही प्यारा लग रहा था कि उसे लगा अगर वह जिंदगी भर सिर्फ उसका नाम पुकारता रहे तो भी वह सारी उम्र उसी की गुलामी में खुशी खुशी गुजार दे। कच्ची उम्र की मोहब्बतें ऐसी ही होती हैं, जब सिर चढ़कर बोलती हैं तो आत्मसम्मान अपने आप पैरों तले आ जाता है और नुकसान में वही लोग रहते हैं जो प्यार के लिए खुददारी किनारे कर देते हैं। वह बोली, और आपको क्या लगता है
कि मैं ऐसा करूंगी। इस बार उसने अपने लहजे को थोड़ा मजबूत रखा था, अंदर टूटी हुई सही, मगर बाहर से वह झुकना नहीं चाहती थी। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मोहित बोला। उसका लहजा भले ही शांत था, मगर बात इतनी कड़वी थी कि स्नेहा का गला सूख गया। तो यही बात अपने घर वालों को बताइए कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, उसने संजीदगी और तल्खी के साथ कहा। मेरे घर रिश्ता भेजकर आप आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? उसके इस सवाल के बाद वह काफी देर तक कुछ भी बोल नहीं पाया। इसे अगर मेरी रिक्वेस्ट समझो तो रिक्वेस्ट समझ लो, अगर आदेश समझो तो आदेश समझ लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मना कर दो। यह कहकर उसने कॉल काट दी थी। वह देर तक मोबाइल को मुट्ठी में थामे बैठी रही, फिर अपने घुटनों पर सिर रखकर वह इस कदर रो पड़ी कि आंसू लगातार उसके चेहरे को भिगोते चले गए। दूसरी तरफ बालकनी में खड़ा मोहित देर तक आसमान में चमकते चांद को देखता रहा। वह खुद को उस आसमान का चांद समझ रहा था जिसके आसपास स्नेहा भटक भी नहीं सकती। उसे पाना तो बहुत दूर की बात थी। उसे पूरा यकीन था, बहुत यकीन, कि वह मना कर देगी, लेकिन उसका यह यकीन अगले 2 दिनों में ही धूल बनकर उड़ गया जब राजेश जी ने फोन करके बताया कि उन्हें और उनकी बेटी को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं है और अगर वे चाहें तो जल्द से जल्द आकर स्नेहा की उंगली में सगाई की अंगूठी पहना दें। लेकिन संगीता जी और बिमल साहब इतने जोश में थे कि उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि सीधी शादी होगी। वे नहीं चाहते थे कि सगाई के नाम पर बच्चों को लंबे समय तक बांध कर रखा जाए। वैसे भी मोहित अब सेटल हो चुका था और रही बात स्नेहा की पढ़ाई की, तो वह शादी के बाद भी पूरी कर सकती थी। प्राची दौड़ती हुई उसके कमरे में आई। उस वक्त मोहित लैपटॉप पर बैठा किसी मीटिंग से जुड़ी फाइलें देख रहा था। उसने जब उसका चेहरा देखा तो समझ गया कि कोई बड़ी बात है। वह जरूरत से ज्यादा खुश लग रही थी। उसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। भैया प्लीज यह सब साइड में रखिए और मेरी बात सुनिए। मैं आपको क्या बताने आई हूँ। उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। नीली शर्ट में उसके बिखरे बाल माथे पर आ रहे थे, फिर भी वह हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। भैया आपके ससुराल से खबर आई है कि उनकी तरफ से हाँ है। अब बस जल्दी से शादी की तारीख तय करनी है। यह सुनते ही वह सन्न रह गया। पहली बार उसे लगा जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर गया हो। इतनी हिम्मत कि उसके कहने के बावजूद उसने हाँ कर दी, और सिर्फ हाँ ही नहीं, बात सीधे शादी तक पहुंच गई थी। तुम्हें किसने बताया? उसने हर हाल में लहजे को सामान्य रखा। अभी अभी अंकल का फोन आया है, पापा उनसे बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। स्नेहा भाभी बनकर इस घर में आ जाएगी। प्राची खुशी से झूमती रही, बार बार उसे बताती रही, लेकिन उसका दिमाग तो एक ही जगह अटक गया था। प्राची के जाने के बाद उसने फौरन मोबाइल उठाया और लगातार कॉल करता रहा, मगर उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कल मुझसे मिलो, उसने मैसेज भेजा और देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब उसने खुद ही जगह और वक्त तय करके दोबारा मैसेज भेजा, साथ ही धमकी भी दे डाली कि अगर वह नहीं आई तो उसके सख्त रिएक्शन के लिए तैयार रहे। वह गुस्से में बुरी तरह झुलझुलाया हुआ था। उसे अंदाजा नहीं था कि वह लड़की ऐसे उसके गले पड़ जाएगी जैसे कोई बोझ उसके कंधों पर आ गिरे और सारी जिंदगी उस पर हावी रहे। और जिसे वह बार बार कॉल कर रहा था कि रिश्ता ठुकरा दे, उसी ने बिना उसकी परवाह किए हाँ कर दी थी। बहुत शौक है तुम्हें मुझसे शादी करने का, मेरे पास आने का, उसने गुस्से और झुलझुलाहट में खुद से बुदबुदाया। तो तुम्हारा यह शौक मैं सूद समेत पूरा करूंगा। तुम्हें बताऊंगा कि मोहित शर्मा से जिद लगाने का अंजाम क्या होता है। नफरत भरे ख्यालों के साथ वह बेड पर लेट गया। उसके अलावा वह कर भी क्या सकता था? यह दोहरापन उसी ने शुरू किया था। अपने माँ बाप के सामने वह जितना भला बनकर दिखा चुका था, उसके बाद इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। अगले दिन ऑफिस से समय निकालकर वह तय की गई जगह पर पहुंच गया। उसे पूरा भरोसा था कि वह जरूर आएगी। वह लगभग 1 घंटा इंतजार करता रहा, लगातार कॉल पर कॉल करता रहा
और आखिरकार परेशान होकर स्नेहा ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। उस वक्त उसके दिल की हालत क्या थी यह वही जानता था। उसका दिल चाहता था कि स्नेहा उसके सामने खड़ी हो और वह उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दे। उसकी आंखों से वे सारे खूबसूरत सपने नोच ले जिनके सहारे वह उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसे पाने की जिद में वह इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसके दिल में अपने लिए सिर्फ गलतफहमी और नफरत भर रही थी। उसने भी तय कर लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। अगर यह जिद है तो जिद ही सही। उसने बिमल साहब से साफ कह दिया कि शादी अच्छे से होनी चाहिए, इसीलिए शादी की तारीख में थोड़ी देर कर दी जाए। करीब 1 महीने का समय राजेश जी और उनके बीच तय हुआ और उसी के हिसाब से शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। वह इन सब बातों के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं चाहता था। उसका दिमाग इतना उलझा और गुस्से से भरा हुआ था कि उसने पलटकर एक बार भी स्नेहा को नहीं देखा और ना ही उसके सामने आना चाहता था, ना उसकी शक्ल देखना चाहता था। घर में तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। उससे कहा गया कि शादी के कपड़े स्नेहा के साथ जाकर खुद पसंद करे, लेकिन मोहित ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि संगीता जी और प्राची जो भी चुनेंगी वही सबसे अच्छा होगा। प्राची और वह जाकर सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से कर आए थे, लेकिन इस पूरे मामले में अगर किसी को पूरी तरह अलग रखा गया था तो वह मोहित शर्मा था और वह यह बात कभी भूलने वाला नहीं था। उसे पागल कर देने के लिए इतना ही काफी था कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले से उसे ही दूर रखा गया और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो रहा था। भारी मन से खुद को संभालते हुए दिन गुजरते चले गए और हर गुजरता दिन स्नेहा के लिए किसी सजा से कम नहीं था। वह जिस अंजाम की ओर उसे धकेल रहा था वह कोई मामूली अंजाम नहीं था। स्नेहा को अंदाजा था कि मोहित का रिएक्शन क्या होगा, उसे पा लेने के बाद वह उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा, लेकिन फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपने प्यार से, अपने जुनून से, अपनी सच्ची भावना से उसे बदल देगी। उसे यह मानने पर मजबूर कर देगी कि वह उससे सच में प्यार करती है। एक दिन उसे मानना ही पड़ेगा कि उसका चुनाव उसके लिए सही है। खुद को बस यही समझाकर वह खुद को संभाल लेती थी। आखिरकार उस दिन मेहंदी के फंक्शन में कई दिनों बाद वह उसके सामने आई। हल्के हरे रंग के लहंगे में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। ताजे फूलों की ज्वेलरी में वह खुद किसी महकते गुलाब जैसी लग रही थी। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और सामने खड़ा मोहित भी कुछ कम आकर्षक नहीं लग रहा था। उसने एक नज़र स्नेहा के चेहरे पर डाली और स्नेहा ने तुरंत नजरें झुका ली। जितनी देर वह उसके पास बैठी रही वह अनजान बना बैठा रहा। हकीकत यह थी कि वह उसे यह जताना चाहता था कि उसकी कोई अहमियत नहीं है और स्नेहा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ रस्म निभाई, मेहंदी लगवाई। रस्म खत्म होने पर जब वह उठकर जाने लगी तो अपने लहंगे को संभालते हुए उसने उंगली के पोर से थोड़ी सी मेहंदी उठाई और मुड़कर मोहित की हथेली पर सजा दी। वह पल भर के लिए उसे देखते ही रह गया। वह वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। तभी आसपास से आती तालियों और शोर ने उसे जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके मन के भाव अब भी स्नेहा के लिए सख्त ही थे। शादी की बधाई हो मोहित शर्मा, यह कहकर स्नेहा मुस्कुराई, एक नज़र उस पर डाली और पलट गई। मोहित होंठ भींचे उसकी पीठ को देखता रह गया। यह बधाई मैं जल्द ब्याज समेत वसूल करूंगा, उसने मन ही मन सोचा और उठ खड़ा हुआ। अगला दिन भी भाग दौड़ और हंगामों से भरा हुआ था। सुबह सुबह ही उसे दुल्हन के कपड़ों के साथ पार्लर भेज दिया गया था। करीब 3-4 घंटे में वह पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और घर मेहमानों और शोरगुल से पहले ही भरा हुआ था। दुल्हन के लहंगे में वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ना जाने कितनी देर तक खुद को आईने में निहारती रही। दिल से उसने सोचा, जिस तरह वह आज इतनी सुंदर लग रही है उसी तरह उसका असर उस इंसान के दिल पर भी पड़ जाए। काश कोई ऐसा जादू होता कि वह होते ही मोहित शर्मा का दिल उसकी मोहब्बत से भर जाए। काश कुछ ऐसा होता
कि वह उसे मीठी नजरों से देखता, लेकिन काश के अलावा कोई भी तरीका नहीं था जो उसके दिल की हकीकत को सामने ला सके। दुल्हन बनकर स्नेहा घूंघट पहनकर लड़कियों के बीच सहजता से बाहर आई। शादी का समारोह शुरू हुआ। वह खुद को पूरी तरह मोहित पर समर्पित महसूस कर रही थी। मोहित उसकी तरफ नजरें डालता ही था तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती, जैसे वह खड़ा होकर इनकार कर दे, वह कह दे कि मुझे स्नेहा मंजूर नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों की शादी हो गई और मुबारकबाद का शोर उठा। स्नेहा अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। आगे बढ़कर उसने अपना घूंघट हटाया और मोहित ने उसका चेहरा देखा। कोई इतना हसीन भी हो सकता है, यह देखकर वह खुद भी चकित रह गया। वह पहले से मान चुका था कि स्नेहा खूबसूरत है, लेकिन आज उसने उसकी खूबसूरती को पूरी तरह महसूस किया। असल में जो स्नेहा चाहती थी वह अब उसे पूरी तरह मिल चुका था। मोहित उसकी नज़रों में सुकून और संजीदगी देख पा रहा था, वही जो उसने हासिल किया था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। कभी कभी किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए लोग इतना गिर जाते हैं कि वह हमेशा के लिए उसे नज़रअंदाज कर देता है और खुद को ही सही मान लेता है। अब जब वह उसके पास बैठी थी तो सब कुछ मुकम्मल लग रहा था। दिल की गहरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसकी आंखों के सामने सारे ख्वाब सच होते दिख रहे थे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था। विदाई के वक्त बहते आंसू सिर्फ जुदाई की वजह से नहीं थे। इतनी मुश्किल से हासिल की गई मोहब्बत और चारों ओर फैली उम्मीदों ने उसके दिल को और भी भावुक बना दिया था। कुछ रस्में पूरी होने के बाद संगीता जी ने उसे मोहित के कमरे में बिठा दिया। प्राची ने खुद उसका ख्याल रखा और बड़ी खूबसूरती से उसके लहंगे को फैलाया। बहुत मुबारक हो मेरी जान, लेकिन मुझे हमेशा वही वाली स्नेहा चाहिए। खबरदार, अगर मोहित भैया की मोहब्बत को पाकर तुम बदली या भाभी बनने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें खामोश कर दूंगी। प्राची की आंखों में स्नेह की सख्ती साफ झलक रही थी। कभी सोचना भी मत प्राची, मैं वही स्नेहा हूँ जो तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगी। बाकी की बातें उसके लहजे में रह गईं और खामोशी में ही खो गईं। वह दरवाजे की ओट में खड़ा उसे आग भरी नजरों से देख रहा था। प्राची ने गला खकार कर खुद को संभाला और अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ा दी। दरवाजे पर अभी रुकना था भाई, अभी नेक लेना बाकी था। उसकी बात समझते ही उसने अपना वॉलेट निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। वह हैरानी से आंखें फैलाए उसे देखती रह गई, फिर पलटकर स्नेहा को देखा। सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना ये हद से ज्यादा कंजूस है। अब मेरे भाई की खुशी का अंदाजा तुम इसी से लगा लो, वह चुटकी काटते हुए कह गई और स्नेहा दिल खोलकर मुस्कुरा दी। शायद आखिरी बार था जब वह उसके सामने इतनी खुलकर मुस्कुराई थी। दरवाजा बंद होते ही वह उसके सामने आकर बैठ गया। बड़ी बेरुखी से एक उंगली से घूंघट उठाकर उसके चेहरे का मुआयना करने लगा। तो आखिर तुमने मुझे पा ही लिया। कितने खेल खेलने पड़े तुम्हें। पहले अच्छी दोस्त बनना पड़ा, फिर एक शरीफ बेटी का किरदार निभाया और अब मेरे सामने बैठी हो। वह तंज करने से बाज नहीं आया। वह उदास निगाहों से उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में अभी भी चोट थी। मैंने सोच लिया था कि आपका दिल मेरी मलकियत है और अपनी मलकियत हासिल करने में शर्म कैसी। मुझे आपको पाना था सो पा लिया। कंधे उचकाते हुए उसने आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। गालों के गड्ढे उभर कर फिर हल्के पड़ गए। न जाने कितनी देर वह उसे देखता रह गया, लेकिन यह सब तुम्हारे खाते में घाटा ही डालेगा। तुम जितनी भी क्यूट बनने की कोशिश कर लो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। उसकी तरफ झुककर उसने बात दोहराई तो उसके चेहरे का रंग उतर गया। वह उसे खींचकर अपने करीब करते हुए बोल रहा था, मेरा वजूद तुम्हें हासिल हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी मेरा दिल तुम्हारी मलकियत हो पाएगा। गहनों से उसे आजाद कराते हुए भी वह अपने शब्दों के तीर उस पर चलाता रहा और वह खुद में सिमटती चली गई। उस रात बुरी तरह हक जताते हुए उसे गहरे तंज का निशाना बनाता रहा कि यह सब पाने के लिए उसने मोहित शर्मा को हासिल किया है। उसे यकीन था कि अब उसे पल पल यही सुनना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश करने में क्या बुराई थी। एक कोशिश की और उसे अपना बना लिया।
और एक और कोशिश करके उसके दिल को भी अपना बनाने लगी। लेकिन यह कोशिश इतनी महंगी पड़ने वाली थी, इसका अंदाजा उसे तब नहीं था। अगली सुबह जैसे ही राजेश जी और उनका परिवार आए थे, बिमल जी ने उन्हें नाश्ते पर बुलाया था। मोहित जाने की तैयारी में खड़ा था। राजेश जी के चेहरे पर हैरानी थी और बिमल साहब हल्की सी शर्मिंदगी में डूबे हुए थे। बाबा, आप जानते हैं मेरी एक जरूरी मीटिंग है और मैं किसी भी हाल में उसे मिस नहीं कर सकता। यह मेरे लिए बहुत अहम है। मैं अपने उसूल नहीं बदल सकता। कहते हुए उसने एक पल के लिए पलटकर उसकी आंखों में देखा, जैसे साफ जता रहा हो कि अब सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी उसी की है। और वह यह बात समझ चुकी थी कि खतरा कहाँ है। वह जल्दी से आगे बढ़ी और राजेश जी की बाह पर सिर रख दिया। बाबा, ये मुझे रात में ही बता रहे थे कि सुबह उन्हें निकलना पड़ेगा। बहुत शर्मिंदा भी थे, इसीलिए हम किसी और दिन साथ में लंच या डिनर रख लेंगे। उसके इत्मीनान भरे चेहरे को देखकर राजेश जी मुस्कुरा दिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटी, कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। इतना कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ गए। वह भी एक नज़र मोहित के चेहरे पर डालना नहीं भूली। अगर वह हालात बिगाड़ना जानता था तो वह उन्हें संभालना भी जानती थी। इसके बाद यही सिलसिला चल पड़ा। हर बात में उसे नीचा दिखाना, उसी शाम रसोई की सारी जिम्मेदारियां उसके सिर डाल देना। संगीता जी हैरान रह गईं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? प्राची बाहें सीने पर बांधे सब देखती रही। शादी से पहले तक यह तुम्हारी दोस्त थी, अब तुम्हारी भाभी है और तुम शायद इसके दोहरे रवैये से वाकिफ नहीं हो। तुम इसके बारे में जो सोचती हो, यह तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचती। उसने प्राची के दिल में भी जहर भर दिया ताकि वह कभी उसकी तरफ ना खड़ी हो सके। लेकिन प्राची मरते दम तक यकीन नहीं कर सकती थी कि वह उसके बारे में ऐसा कहेगी। संगीता जी को अजीब सी शर्मिंदगी हुई, जिसे उसने अपने अंदाज में खत्म कर दिया। आप जानती हैं, मुझे जिम्मेदारियां संभालना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मुझे अपनी बहू समझकर सब कुछ मेरे हवाले कर दें और बहू की तरह मुझसे काम करवाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसके चमकते चेहरे को देखकर संगीता जी मुस्कुरा दी। तुम्हें बहू ही समझकर तो इस घर में लाई हूँ। इसके बाद वह बात बात पर उसकी बेइज्जती करता, हर छोटी बात पर उसे झिड़क देता, उसके बनाए खाने को बेस्वाद कहकर उठ जाता। मोहित से जब भी उसकी मुलाकात होती, उसके अंदर हीनता का एक अजीब सा एहसास फैल जाता। स्नेहा का हर वक्त शरारत भरी नजरों से देखना, उसकी बातों को उलट पुलट करना, उसकी नकारात्मक बातों में भी कोई सकारात्मक मतलब ढूंढ लेना, बार बार उसके करीब आ जाना और उसके झटक देने पर भी मुस्कुराकर दूर हो जाना, यह सब कुछ मोहित को नजर ही नहीं आता था। वह जो उसकी लाख नाराजगियों के बावजूद भी हर बार उसके साथ कमरे तक चली आती थी, उसकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। अगर किसी बात की अहमियत थी तो वह रितिका की। रितिका समझदार थी। उस दिन भी वह रितिका से मिला था। रितिका ने उसे बताया कि उसकी सगाई होने वाली है और वह ठहरी हुई नजरों से उसे देखता रह गया। दिल के किसी कोने में कुछ ऐसा हिला जिसने उसे झकझोर दिया। यकीनन वह इंसान बहुत खुशनसीब होगा जिसके साथ रितिका जिंदगी बिताएगी, जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर वह चलेगी तो दुनिया जल उठेगी, जिसे वह कभी भी कॉल करके कह देगा कि फला मीटिंग अटेंड करने चली जाओ और वह मुस्कुराकर व्हाई नॉट कह देगी। किस खुशनसीब के साथ? उसने जाते जाते पूछा। रितिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे मामा आजकल कनाडा में रहते हैं, उन्हीं के यहाँ गई थी तब प्रिंस से मुलाकात हुई थी। एक पार्टी में हम लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं और सच कहूँ तो हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। वह बस उसके मुस्कुराते चेहरे को देखता रह गया। बेस्ट ऑफ लक कहते हुए वह जानता था कि रितिका के चेहरे पर बिखरी चमक किस बात की है। शायद वह सच में किसी से प्यार करती थी। आज रितिका की यह बात उसे अजीब सी जलन में डाल रही थी। वह भरी नजरों से सोच रहा था उस इंसान के बारे में जिसके नसीब में रितिका जैसी पढ़ी लिखी समझदार साथी होगी। रितिका भी वही प्यार कर रही थी जो स्नेहा उससे करती थी। फर्क बस इतना था कि स्नेहा की मोहब्बत की उसकी नज़र में कोई कीमत ही नहीं थी। तभी बिमल साहब का कॉल आया। उन्होंने बताया कि स्नेहा राजेश जी के घर है, इसीलिए डिनर के बाद वहीं से उसे लेना है।
और डिनर भी राजेश जी के साथ ही करना होगा, क्योंकि उनका परिवार जोर दे रहा है। अपने बेटे का बिगड़ता हुआ मिजाज वह साफ देख पा रहे थे। पूरे रास्ते उसके दिमाग में रितिका की बातें चलती रहीं। उसने कभी रितिका से प्यार नहीं किया था, लेकिन दिल में यह ख्वाहिश जरूर थी कि उसकी दुल्हन रितिका जैसी हो। अगर रितिका जैसी ही चाहिए तो रितिका ही क्यों नहीं। औपचारिक तौर पर उसने डिनर निपटा लिया और स्नेहा को लेकर बाहर निकल आया। आज शाम हम दोनों साथ बिता ले हस्बैंड जी, कहीं घूमने चलें? उसने गर्दन घुमाकर स्नेहा को देखा। उसकी आंखों में जैसे सारी दुनिया के जुगनू चमक रहे थे और ना जाने किस एहसास में उसने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, रुकिए। वह उसके बाजू पर जल्दी से हाथ मारते हुए ना जाने किस बेचैनी में कह रही थी और सामने सड़क की तरफ देख रही थी, जहाँ ठेले पर गोलगप्पे सजे थे। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम गोलगप्पे खाना चाहती हो? सवालिया नजरों से पूछ ही रहा था कि वह गाड़ी से उतरकर सीधे ठेले के सामने जा खड़ी हुई। उसके सामने ही वह एक के बाद एक गोलगप्पे मुंह में डालती चली गई और वह अविश्वास से उसे देखता रह गया। उसकी आंखें लाल हो रही थी, नाक से पानी बह रहा था। बिल्कुल बच्चों की तरह चुलबुली हरकतें करते हुए वह गोलगप्पे खा रही थी और ना जाने कब रितिका की शख्सियत, उसकी बातें उसके दिमाग पर हावी होकर छा गईं। उसे लगने लगा कि वह यह सब उसे चिढ़ाने के लिए करती है, वही सब करती है जो उसे पसंद नहीं। और एक अनजानी सी सोच ने उसे जकड़ लिया। वह गाड़ी से उतरकर उसके करीब आकर खड़ा हो गया। हर दूसरी शाम तो वह उससे जिद करती थी कि गोलगप्पे खाने चले। मुस्कुराते हुए उसने एक गोलगप्पा मोहित की तरफ बढ़ाया, लेकिन न जाने उसे क्या हुआ कि उसके हाथ ने झटक दिया और गोलगप्पा सड़क पर गिर गया। लोग देखने लगे, वह हैरान रह गई। उसने आगे बढ़कर उसका बाजू झचकोरा, लेकिन वह उसे घसीटते हुए गाड़ी में ले आया और जबरदस्ती बैठा दिया। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी उसकी प्रक्रिया थी। उसी छोटी सी बात को लेकर वह कमरे में भी उस पर बरसता रहा और वह सहमी हुई उसकी आंखों में देखती रही। मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से बेकार बन गई है। तुम्हारा बचपना क्यों नहीं खत्म होता? आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती? उसने आगे बढ़कर नरमी से उसका हाथ पकड़ा। आहिस्ता बोलिए मोहित, क्या हो गया है? वह बहुत धीरे और सधे हुए लहजे में बोली, लेकिन उसके छूते ही मोहित का हाथ घूम गया और उसके नाजुक गाल पर थप्पड़ की छाप छोड़ गया। उसी वक्त कमरे में आती हुई संगीता जी दरवाजे पर ही ठिठक गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इस हद तक जा सकता है। मेरी जिंदगी में भी 2 पल का सुकून आने दो, मेरी जान छोड़ दो, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। वह इतनी तेजी से चिल्लाया कि कमरे की फिजा कांप उठी। संगीता जी ने कुछ नहीं सोचा, तेज कदमों से आगे बढ़ी और उसी पल मोहित के दाएं गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उनकी उंगली में पहनी अंगूठी उसकी गाल की हड्डी से टकराई और गहरा लाल निशान उभर आया। वह कुछ कदम दूर खड़ी आंखें फाड़े उस मंजर को देखती रह गई। मुझे अपनी ही परवरिश पर शर्म आ रही है। शायद मैंने ही कहीं कमी छोड़ दी। संगीता जी का गला दर्द से भर आया। अब किसी समझौते की गुंजाइश नहीं बची थी। घर की बात घर में रह जाती है। यह सोच बहुत क्रूर होती है, क्योंकि मर्द का अपमान से हाथ उठना ही बात को इस कदर बिगाड़ देता है कि फिर कोई दायरा नहीं बचता। और उसके साथ भी ठीक यही हुआ था। उसे तुरंत एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। अगले ही दिन संगीता जी ने उसे वापस मायके भिजवा दिया। प्राची ने भी मोहित को खूब खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कह दिया कि अगर कल कोई उसकी सच्ची मोहब्बत का जवाब थप्पड़ से दे तो वह क्या करेगा। और इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। बिमल साहब ने इस पूरे मामले पर बात करना ही छोड़ दिया और वह सीधी सादी लड़की जैसे बिल्कुल खामोश हो गई। राजेश जी से उसने बस इतना ही कहा कि वह कुछ दिन के लिए आई है, क्योंकि एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में मोहित को शहर से बाहर जाना है और घर वालों ने ही चाहा कि वह कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ रह ले। लेकिन उसके अंदर कैसी टूट फूट मची हुई थी, इस बात से वह अनजान थी। जिंदगी में पहली बार उसे समझ आया कि अपने आत्मसम्मान को किसी और के आगे गिरा देना
कितना बड़ा नुकसान होता है। उसने सोचा था कि वह अपनी चुलबुली आदतों से, अपनी शरारती मुस्कान से उसे बदल देगी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर औरत में नजाकत हो, हर बात में शरारत झलके, तो मर्द उसके प्यार में पड़ता चला जाता है। लेकिन यह सोच गलत थी। मर्द का इंसान होना भी जरूरी होता है। हर किसी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। उसे नहीं पता था कि वह दोबारा उस घर में जा भी पाएगी या नहीं। अगर वह राजेश जी को सच बता देगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा, और अगर वह वापस गई भी तो क्या उसके साथ वही सब दोहराया जाएगा? क्या वह कभी उसकी मुस्कान वापस ला पाएगा? वह हजारों मैसेज और कॉल कर चुका था, लेकिन उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। उसने दिल पर पत्थर रख लिया था, जबकि दूसरी तरफ वह खुद को सही साबित करने के लिए हजार बहाने ढूंढ चुका था। उस कमरे से उसकी गैर हाजिरी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वह जो हर वक्त उसके आसपास मंडराती रहती थी। सुबह उसके उठने से पहले कपड़े तैयार मिलते, प्राची को काम से फुर्सत देकर उसके सारे काम खुद संभाल लेती थी। उसकी चाय से लेकर खाने तक सब कुछ अपने हाथों से बनाती थी। उसे आज भी साफ याद था वह दिन जब वह उसके लिए बिरयानी बनाकर ऑफिस तक ले गई थी, और उसी दिन वह किस तरह उस पर बरस पड़ा था, जबकि वह सहमी सहमी नजरों से उसे देखती हुई वापस लौट आई थी। और उसके जाने के बाद उसी बिरयानी को उसने बड़े चाव से खाया था। यही तो वह चाहता था कि कोई उसके साथ ऐसा करे। फिर यह गुस्सा, यह जहर उसने अपने अंदर क्यों पाल रखा था? यह सोचकर वह खुद पर तरस खाने लगा। कुछ ही रातों में उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह चाहता था कि कोई उससे जिद करे, उसका हाथ फैलवाए और उस पर सिर रखकर गहरी नींद सो जाए। कोई उसके कंधे पर सिर रखकर उससे जिद करे कि वह उसके बालों में उंगलियां चलाए और वह सुकून से आंखें बंद कर ले। उस दिन ऑफिस से निकलते हुए न जाने क्यों उसने गाड़ी उन्हीं गलियों में मोड़ दी जहां कभी उसका हाथ थामकर चलना स्नेहा को बहुत अच्छा लगता था। वह गाड़ी से उतर आया। ठेले वाला उसे देखते ही पहचान गया। उसने पहली बार पानी से भरा गोलगप्पा मुंह में रखा। स्वाद कड़वा लग गया। आंखों से पानी बह निकला। यह पानी था या कुछ और, वह खुद भी नहीं समझ पाया। वैसे भी वह पहले कभी गोलगप्पे नहीं खाता था। यह तो उसका दिल जानता था। आज पूरे 22 दिन हो चुके थे और इन 22 दिनों में उसने एक एक पल उसकी कमी को महसूस किया था। दिल गिल्ट से भरा हुआ था कि अगर वह राजेश जी के पास जाए तो उनसे क्या कहे। शर्मिंदगी आड़े आ चुकी थी। उसी दिन वह प्राची के कमरे के पास से गुजरा तो प्राची फोन पर बात कर रही थी। न जाने क्यों उसके कदम अपने आप रुक गए। अंदर से आती आवाजें कुछ अजीब सी लग रही थीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वह बिल्कुल ठीक है। तुम उनकी फिक्र क्यों कर रही हो? प्राची की आवाज थी जो स्नेहा को पहले से ज्यादा अपनापन देकर बात कर रही थी। वह हल्की सी दस्तक देकर कमरे में चला गया। प्राची उसे देखती रह गई। उसने झट से उसके हाथ से मोबाइल लिया और कान से लगा लिया। मैं गलत थी प्राची, मेरी मोहब्बत मेरे दिल से जुड़ी थी। अगर मैं उसे दिल तक ही सीमित रखती तो शायद बेहतर होता। जब मैंने खुद को जबरदस्ती उस पर थोपने की कोशिश की तो नुकसान तो होना ही था। मैं बहुत जल्द बाबा से बात करूंगी। स्नेहा की आवाज सुनकर मोहित चुपचाप सब सुनता रह गया। अब तुम कुछ बोलोगी भी या अपने सीधे साधे भाई की तरह बस मेरी बातें सुनती रहोगी और खामोश रहोगी? इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम बोलो और मैं सुनूं, उसने भारी आवाज में कहा। तब तक प्राची कमरे से बाहर जा चुकी थी और दूसरी तरफ मौजूद लड़की की धड़कन जैसे थम सी गई। उसने मुट्ठी भींचकर हाथ सीने पर रख लिया। वह जो सुन रहा था क्या वही था या फिर कोई और ख्वाब जो उसने अपनी आंखों में सजा लिया था? कोई मीठा सा एहसास जो उसे अंदर से हिला रहा था। आंसू उसकी आंखों से बहते हुए उसके गुलाबी गालों को भिगो रहे थे। मैंने बोलना कम कर दिया है मोहित शर्मा, उसने कहा। इस बार वह अकेली नहीं रो रही थी, उसके साथ वह भी रो रहा था जो अक्सर उसे रुलाया करता था। कल मुझसे एक बार मिल लो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वह बेकरारी से लगभग रिक्वेस्ट कर रहा था। उसने मना करते हुए कॉल काट दी और अगले कई हफ्तों तक वह यूं ही उससे मिलने की गुहार लगाता रहा।
अब तो उसके घर वालों को भी शक होने लगा था कि शायद किसी झगड़े की वजह से वह इतने दिनों से मायके में रुकी हुई है। लेकिन सब चुप थे। वह हर शाम उनके दरवाजे तक आ जाता, उससे मिलना चाहता और वह हर बार मना करके उसे लौटा देती। उसे खुद नहीं पता था कि यह सब कब खत्म होगा, लेकिन सच यह था कि यह सब उसे अंदर से खाए जा रहा था। एक दिन वह आकर संगीता जी के पैरों के पास बैठ गया। घुटनों पर हाथ रखे वह बेहद बेचैन लग रहा था। माँ ने उसकी आंखों का हाल पढ़ लिया था। बस ऐसे ही बैठ जाना, ऐसे ही उसके हाथ थामकर उसकी आंखों में देखना, और मुझे पूरा यकीन है वह सब कुछ भूल जाएगी बेटा। माँ, मैं बैठने को तैयार हूँ। एक बार नहीं 100 बार बैठ जाऊंगा। बस मुझे यकीन दिला दीजिए कि मैं उसे दोबारा मुस्कुराता हुआ देख पाऊंगा। माँ, अब वह कमरा मुझे काट खाने को दौड़ता है। वह तन्हाई मुझे जीते जी मार रही है। जिंदगी में पहली बार वह किसी का नाम लेकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था, और वह नाम स्नेहा का था। उस दिन वह ठीक वैसे ही अपनी पत्नी के घर गया जैसे संगीता जी ने कहा था। सबके सामने वह घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और वह कांपती हुई उठ खड़ी हुई, दिल पर हाथ रखकर सिसक पड़ी। भला अपनी मोहब्बत को शर्मिंदा होते कौन देख पाता है। यह सब कहने की बातें होती हैं कि महबूब के कदमों में सब कुछ अच्छा लगता है। असल में जिस दिन महबूब आपके सामने यूं टूट जाए, उस दिन जान हलक में अटक जाती है। स्नेहा के साथ भी यही हुआ था। उसकी सांसें बेकाबू हो गईं। दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आना चाहता था, और उसके सामने बैठा मोहित बड़ी मोहब्बत से उसके चेहरे को देख रहा था। मेरा जुर्म माफी के काबिल नहीं है। मैंने एक मुस्कुराती हुई लड़की की मुस्कान छीन ली, लेकिन अगर मैं वही मुस्कान वापस दिलाना चाहूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? लाल आंखों से वह लगातार कहता जा रहा था, और वह बस उसे देखती जा रही थी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और सोच लिया कि वह अपने आत्मसम्मान को अब कभी गिरने नहीं देगी, और सख्ती से वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन मोहित ने भी तय कर लिया था कि अब वह यहाँ से तभी जाएगा जब वह उसके साथ जाएगी। मोहित राजेश साहब के घर के बाहर गाड़ी के पास जाकर खड़ा रहा। राजेश साहब ने उससे कहा कि बेटा चल के अंदर बैठ जाओ, लेकिन मोहित ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जब स्नेहा आएगी अब वह तभी चैन की सांस लेगा। राजेश साहब अपनी बेटी को भी समझाना चाहते थे, लेकिन स्नेहा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, और आज वह रात में खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आई थी, और मोहित भी बगैर खाए पिए बाहर ही खड़ा हुआ था। आधी रात को स्नेहा ने खिड़की से देखा तो मोहित गाड़ी के बोनट पर अपने घुटने पर सर रखे बैठा हुआ था। जब उसकी नजर स्नेहा पर पड़ी तो वह अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने कान पकड़कर उससे फिर से माफी मांगने लगा। स्नेहा उसे अनदेखा करके अंदर चली आई, लेकिन मन ही मन उसे अब मोहित के लिए खराब लगने लगा था। अगली सुबह राजेश साहब स्नेहा के कमरे में गए और उन्होंने प्यार से उसका हाथ थामा और बोले, बेटा तुम जो भी फैसला लोगी हमें मंजूर होगा। लोग और समाज तुम्हारी खुशी से ज्यादा मायने नहीं रखते। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती तो बिल्कुल मत जाओ, लेकिन मोहित की आंखों में मुझे सच्चा अफसोस दिखा है, और तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। जब से आई हो दुखी ही हो, ये भी मैं जानता हूँ। अगर तुम्हारा दिल रिश्ते को एक मौका देकर देना चाहता है तो दे सकती हो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप के घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, क्योंकि यह घर भी तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा भी रहेगा। तुम निडर होकर फैसला ले सकती हो। तुम दोनों के बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके साथ जाना है या नहीं ये तुम तय करोगी। जो भी तुम्हारा फैसला हो वह तुम बता दो, जिससे वह लड़का जो नीचे खड़ा है अपने घर वापस लौट जाए, क्योंकि उसका यूं इंतजार में खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता। राजेश साहब उसे समझाकर कमरे से बाहर चले गए। स्नेहा मन ही मन सोचती रही, लेकिन अब उसके मन में डर नहीं था, क्योंकि उसके पिता ने उसका मजबूती से साथ दिया था, और परिवार का साथ इंसान को मजबूती देता है। राजेश साहब ने नीचे जाकर मोहित को स्नेहा के कमरे में भेज दिया। एक बार फिर मोहित स्नेहा के सामने झुकी आंखों के साथ खड़ा हुआ था। उसने दोनों कान पकड़कर उससे रिक्वेस्ट की कि वो
उनके रिश्ते को एक मौका और दे दे। रात भर मोहित का यूं इंतजार करना और उसकी आंखों में सूजन का होना ये बयान कर रहा था कि उसे सच में अपनी गलती का एहसास है, और अगर रिश्ता मायने रखता है तो एक बार मौका देने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि उसकी नजरों में अपनी गलतियों के लिए अफसोस साफ नजर आ रहा था। स्नेहा आज भी मोहित से बेहद ज्यादा प्यार करती थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि शायद उसे अभी रुकना चाहिए था या माफ करना चाहिए था या नहीं, लेकिन दिल किसी नियम को नहीं मानता। उसने कांपते हुए अपना हाथ मोहित के हाथ पर रख दिया, लेकिन रोते हुए एक शर्त भी रखी कि आज के बाद वह उसे डांटेगा नहीं। उसके गालों पर गड्ढे उभर आए और उसी के साथ दिल की धड़कन भी जैसे लौट आई। राजेश साहब ने स्नेहा को भेजते समय मोहित का हाथ पकड़ के कहा, बेटा, अब की बार अगर आगे कभी स्नेहा इस तरह टूटकर यहाँ आई तो मैं उसे वापस उस घर कभी नहीं भेजूंगा। मोहित ने उन्हें विश्वास दिलाया ऐसा फिर कभी नहीं होगा, और मोहित ने राजेश जी से भी माफी मांगी और कहा कि वो एक अच्छा दामाद बनकर दिखाएगा। गाड़ी में पूरा रास्ता वह बातें करता रहा और वह चुपचाप सुनती रही। उसने कितनी बार चाहा था कि वह बोलता रहे और वह सुनती रहे, और आज उसकी वह चाहत पूरी हो रही थी। कभी कभी मोहब्बत में थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है। कभी कभी उस इंसान से दूर जाना पड़ता है जिसे आप बेहद चाहते हैं, ताकि उसे आपकी अहमियत समझ आए। वह उसे फूलों वाली गली में ले आया जहाँ गेंदे और गुलाब के हार लटके हुए थे। फूलों के ढेर आम थे, लेकिन जगह बेहद खूबसूरत थी और उसे ऐसी जगह बहुत पसंद थी। मोहित ने अपने हाथों से गुलाब के फूलों की गजरा बनाकर उसके बालों में सजा दी। खुशबू जैसे उसकी रूह तक उतर गई। अब घर चलें, आपकी सास आपका इंतजार कर रही होंगी, और मेरी चाहत तो इतनी ज्यादा है कि आज वह हल्की शरारत के साथ फुसफुसाया और वह उसे आंखें दिखाकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। पहली बार वह उसे यूं हंसते हुए देख रहा था जैसे वह सीधा उसकी रूह में उतर रही हो। मोहब्बत तब हद से ज्यादा हावी हो जाती है जब आप यह मान लेते हैं कि कोई आपको चाहता है और दिल से बेइंतहा चाहता है, क्योंकि चाहने से ज्यादा कीमती एहसास चाहे जाने का होता है। स्नेहा का प्राची, बिमल जी और संगीता जी ने एक बार फिर से तहे दिल से घर में स्वागत किया, और फिर मोहित ने कभी भी उसके साथ उस तरीके का व्यवहार दोबारा नहीं दोहराया, और वह उसकी मोहब्बत की इज्जत तहे दिल से करने लगा था, और उसके दिल में स्नेहा के लिए अब बेहद प्यार ही प्यार था। दोस्तों, मोहब्बत को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। कभी भी किसी के भी सामने अपने आत्मसम्मान को हद से ज्यादा नहीं गिराना चाहिए। इससे लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं और आपकी इज्जत कम करते हैं। कुछ लोग अपनी मोहब्बत को रोकने के लिए अपने आत्मसम्मान को गिरा देते हैं, लेकिन जिन्हें आपकी मोहब्बत से फर्क नहीं पड़ता और वो जाना चाहते हैं वो चले ही जाते हैं, और जो आपसे मोहब्बत करते होंगे वो आपका गिरता हुआ आत्मसम्मान देख के दुखी होंगे। पर जिन्हें मोहब्बत की कदर नहीं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं केवल कहानी को समझाने के लिए काल्पनिक तौर पर दिखाई गई हैं। इनका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी संबंध नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा देना भी है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।